देश के कई राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कोटागिरी के 17 किसानों को केंद्र सरकार के कृषि फसल ऋण के चेक भी सौंपे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करेगी। वहीं असम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। असम के पर्यावरण और वन मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी यात्रा का शुभारंभ हुआ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार संदीप कुमार ने यात्रा को रवाना किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी को शपथ भी दिलाया। आंध्र प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ये यात्रा आदिवासी समुदाय के विकास पर केंद्रित है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने लेह में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा लोगों के पास जाने, उनमें जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंच सके। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अगले साल 26 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और देश के हर जिले में ये यात्रा जाएगी। और जैसा कि हमने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो उन तमाम लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उनको इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वो भी इन तमाम योजनाओं का स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ वो ले सकें। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। 15 नवंबर से आज से 26 जनवरी तक, अगले साल 26 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। और इस वक्त इस खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हमारा जो विशेष है वो यही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। और विकसित भारत, हम जानते हैं कि 2047 तक प्रधानमंत्री ने ये ठान लिया है कि भारत को 2047 तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर, विकसित भारत के तौर पर हमें ले जाना है। तो इसके लिए संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। देश के हर जिले में ये यात्रा जाएगी और इस विशेष पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अशोक टंडन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं दीपशिखा सिकरवार जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। मैम, आपका भी स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत अशोक सर मैं आपसे करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा है कि बीते हमने कई महीनों से प्रधानमंत्री ने, खासकर लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि 2047 तक भारत को हम एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है, ऐसे में आज इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि देश के हर जिले तक, कोने कोने तक ये यात्रा जाएगी। इससे क्या कुछ, कैसे ये विकसित भारत की दिशा में ये यात्रा कामयाब होगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सर आप इसमें कुल मिलाकर हमारे 4 स्तंभ हैं। अगर हमको विकसित भारत बनना है तो ये जो 4 स्तंभ हैं जिनकी ओर प्रधानमंत्री ने बहुत विशेष जोर दिया, उनमें है महिलाएं, यानी महिला सशक्तिकरण सबसे प्रथम श्रेणी में प्रधानमंत्री ने रखा है। और उसके बाद है खाद्य उत्पादकों को, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर अन्न नहीं उत्पादन होगा मात्रा में, तो उससे भी हम विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि हमको आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं। तो तीसरा पिलर जो उन्होंने कहा है वो युवा भारतीयों की जो शक्ति है, यानी युवा शक्ति है,
उसको हम किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, और भारत के जो नव मध्यम वर्ग और गरीबों को सशक्त बनाने का पर ध्यान केंद्रित करने का, ये 4 स्तंभ उन्होंने कहा कि इन 4 स्तंभों का अगर विकास होगा, और वो विकास होगा ही नहीं, उन तक हमारी जो योजनाएं पहुंचेंगी, ये बात सुनिश्चित करने के लिए ही ये कार्यक्रम अभियान चलाया गया। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकार की योजनाएं बनती हैं, कार्यान्वित होती हैं, लेकिन उसका जो लाभ है वो निचले स्तर के लोगों तक नहीं पहुंचता, और हम बाद में ये कहते हैं कि हमारी योजनाएं तो बहुत अच्छी थी लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची। तो ये जो आज ये जो वैन चलाई प्रधानमंत्री ने, जिसको झंडी दी, ये वैन गांव-गांव जाकर आदिवासी क्षेत्रों में, ये जो हमारे ऐसे जिले हैं जिनको हम उन तक जा जाकर इसका एक तरह से फीडबैक भी आएगा कि क्या उन तक ये योजनाएं पहुंची हैं, उसका प्रचार हो रहा है कि नहीं, और उसका लाभ होने पर फीडबैक क्या आ रहा है। तो ये मैं समझता हूं आज सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने जो की, ये है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन करना है, हो रहा है, लेकिन उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, निचले स्तर, इसका मुझे फीडबैक चाहिए। इसलिए ये वैन जाएंगी एक एक क्षेत्र में। अशोक सर, मेरा सवाल ये इसीलिए कि जब हम कहते हैं कि तमाम राज्यों से तमाम जिलों में ये यात्रा जाएगी, यहाँ पे बात आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। चूंकि हमने देखा, जो कि आप इतने सालों से पॉलिटिक्स को जानते हैं, कई राज्य सरकारें जहाँ की केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे वहां की सरकारें केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने से हिचकती हैं या फिर वहां लागू नहीं होने देती हैं। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि ऐसे में जो सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार, कि उनकी योजनाएं जमीनी तौर पर देश के हर व्यक्ति तक, हर कोने तक पहुंचे, ऐसे में हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मिसाल पेश करना चाहिए, राज्यों को भी समझना चाहिए कि मिलजुल कर काम करेंगे, मकसद वही कि आम आदमी सशक्त हो। बिल्कुल, देखिए आज की जितनी भी योजनाओं की बात की गई है, इस अभियान में राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है, हमने स्थानीय निकायों को भी शामिल किया है सरकार ने, ताकि कल को कोई ये आरोप ना लगाए कि प्रधानमंत्री तो केवल अपनी दलगत राजनीति के द्वारा ये योजनाएं लागू कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी राज्य सरकारों को और स्थानीय निकायों को, पंचायतों तक को भी इसमें शामिल किया गया इस अभियान में। तो ये बात इसलिए सुनिश्चित करनी है कि सब मिलजुल कर ही लोगों का उत्थान कर रहे हैं, कोई एक विशेष दल नहीं कर रहा या एक केंद्र की सरकार अकेले नहीं कर रही। लेकिन इसके साथ साथ जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी देखा जाएगा कि क्या जो राज्य सरकारें या और निकाय जो और अन्य दलों के द्वारा संचालित हैं, वहां पर भी इन योजनाओं को ठीक तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है कि नहीं। कभी कभी ये भी देखने में मिलता है कि केंद्र सरकार की जो योजना होती है उसको कई बार राज्य सरकारें अपनी योजना कहकर और वहां पर उसको लोगों में उस पर प्रचार करते हैं, और उस बहाने केंद्र सरकार की आलोचना भी करते हैं कि ये तो हमारी योजना थी, केंद्र हमको कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये जिस तरह से ये संकल्प यात्रा का पूरा विकसित भारत का अभियान है, इसमें बात स्पष्ट हो जाएगी कि योजना किसकी है, लागू भी हम राज्य सरकारों के द्वारा करवा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई है, और इसका लाभ जो है लोगों तक पहुंचेगा। इसको किसी तरह की चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लोगों का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, तब जाकर लोगों में अब हम जो एक विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं वो तभी पूरा होगा। ये आज भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर बहुत जोर दिया। बिल्कुल। और दीपशिखा मैम, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकसित भारत के स्तंभ हैं, 4 स्तंभ का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया कि भारत की महिलाएं हमारी नारी शक्ति। ऐसे में सवाल मैम आपसे ये होगा कि जिस तरह से चाहे वो डीबीटी योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हम जानते हैं, हमारे पास ये डेटा हैं कि किस तरह से बीते वर्षों में जो चाहे वो डीबीटी के जरिए या फिर जो जनधन खाते हैं, महिलाओं की तादाद उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वैसे ही आयुष्मान में भी हम देखते हैं कि महिलाएं काफ़ी तादाद में लाभान्वित हो रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहला स्तंभ नारी शक्ति को दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, फीमेल एम्पावरमेंट जो है इस समय सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो अगर हम देखें कि कोविड के दौरान भी जनधन खातों में जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री ने
ये जो विकसित भारत की हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसके वजह से ही प्रधानमंत्री ने उसमें प्रायोरिटी एक तय कर दी है कि वो आगे रहेंगी और वो एक बहुत बड़ा पिलर रहेंगी इस विकसित भारत में। क्योंकि जो आधी आबादी है देश की, उसके अगर देश को विकसित होना है तो उस आधी आबादी को विकसित होना बहुत जरूरी है, उसका एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे आगे जो है प्रायोरिटी में महिलाओं को रखा गया है इसीलिए। ऐसे मैम ये भी एक कड़वा सच है कि जिस तरह से बहुत सारे राज्यों से महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार की, हिंसा की घटनाएं आती रहती हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें, जब प्रधानमंत्री का एक सपना है कि विकसित भारत में महिलाओं का एक अहम योगदान हो, ऐसे में समाज को राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली हमने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने उनके आरक्षण के लिए कानून बनाए, लेकिन सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी दूसरे राज्यों में भी हमें उन्हें और भी सशक्त करने की ज़रूरत है। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, आरक्षण की भी बात की गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो महिलाओं के लिए बात होती है वो है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा की दृष्टि से। महिला बाहर अगर घर से निकल के काम कर रही है तो उसके लिए सबसे अहम बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी राज्य में और कहीं पर भी क्या स्थिति है। और किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, महिला को सुरक्षा देना एक बहुत ही अहम जरूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जरूरत है उसके एम्पावरमेंट की तरफ। और मेरा ख्याल है इसी दिशा में काम किया जा रहा है, इसी दिशा के तहत काम किया जा रहा है, और इस दिशा के तहत काम किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सुरक्षा के, बिना इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के बगैर आप महिलाओं को सशक्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अशोक सर, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगा। जिस तरह से राजनीतिक तौर पर सरकार ने ये कोशिश की, चूंकि बहुत सालों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि जब तक आप महिलाओं को राजनीति में नहीं लाएंगे, उनकी अच्छी खासी तादाद नहीं होगी राजनीति में, तब तक वो उतनी मुखरता से आगे नहीं समाज में बढ़ पाएंगी। सरकार ने एक ऐतिहासिक ये फैसला लिया और हमने देखा कि संसद में किस तरह से कानून पास हुए। इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर महिलाओं का उत्थान, वो कितना आगे बढ़ेंगी और सशक्त भारत में, विकसित भारत में वो अपना योगदान कितना दे पाएंगी? महिलाओं का जो आरक्षण का जो कानून बना है वो इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कई दशकों से हम देख रहे थे कि महिला आरक्षण का जो नारा है वो दिया जाता था, लेकिन किसी सरकार ने उसको कार्यान्वित करने के लिए कानून नहीं बनाया। तो पहली बार कानून बना है, तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये बनेगा। लेकिन आज जिस तरह से बिरसा मुंडा जो है उनकी जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम लागू किए और जिस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि भी दी, और उस कड़ी में मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो वैन चलेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और ये सूचना, शिक्षा और संचार, इसके द्वारा ये माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचाने का एक देखिए, ये हमारे पुराने समय में भी ये संचार का माध्यम था कि जा जाकर नुक्कड़ में, एक एक गांव में सभा करके, मुनादी करके, तो ये उसी परंपरा को फिर से जीवित किया गया है और ये 68 जिलों में इसका प्रचार होगा। और इसको जो लॉन्च किया गया है, जैसे मैंने पहले कहा, केवल प्रधानमंत्री ने अकेले नहीं किया है, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर जो है 68 जिलों में राज्यपालों ने, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, इन सबको इस महत्वपूर्ण योजना के साथ जोड़ा गया है, जो आज हरी झंडी दिखाकर सब लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ ये एक नया अनूठा प्रयोग है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो सब कुछ योजनाओं के बारे में है या लोगों के बारे में बात, वो टेलीविजन पर चलती है और लोग जो हैं वो टेलीविजन से ही जानकारी हासिल, लेकिन गांव गांव जाकर, जनता तक, जन सामान्य लोगों तक जाकर योजनाओं को ही ना बताना, बल्कि उनको ये समझाना कि इससे आपको लाभ कैसे होगा, क्या आप लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपको आपके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो प्रयोग है, इससे मैं समझता हूँ जनमानस में जागरूकता भी बढ़ेगी और उनको ये भी पता चलेगा कि सचमुच में सरकार हमारे लिए कर क्या रही है और हमको लाभ हो रहा है, और नहीं हो रहा तो हम शिकायत कहाँ से कर सकते हैं।
बिल्कुल। ऐसे में अशोक सर, जो पंचायतें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाखों पंचायत है देश में, पंचायतों का रोल और भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन तमाम योजनाओं की जानकारी, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन तमाम बातों को के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रोल पंचायतों का? बिल्कुल, देखिए पंचायतों का तो हमारा देश तो वैसे ही पंचायती राज प्रथा से चला आ रहा है सदियों से। लेकिन इस बीच में क्या हो गया कि उन तक योजनाएं पहुंचती थी तो पंचायतें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको स्वार्थ लाभ के लिए अपने लिए ही रखते थे, पैसा नीचे तक जाता नहीं था। जैसा हम जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 19 पैसे भी नहीं पहुंचते हैं 1 रुपए में से। तो अब जन जन जागरण से ये जितने भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ले रहे हैं, ये सब कार्यक्रम इसी दिशा में है कि पंचायतें सक्रिय हों, पंचायत पर किसी एक विशेष का आधिपत्य नहीं हो। अगर महिला सरपंच है तो उसका पति उसका शोषण ना कर सके। ये जो जागरूकता लाई जा रही है, तो पंचायत ही एक तरह से सबसे बेसिक एक इकाई बनाई गई है और उसके बारे में जानकारी भी चाहिए। फीडबैक आएगा, ऐसा नहीं है कि इस योजना के द्वारा पैसा भेजिए। अब ये फीडबैक जब से आना शुरू हुआ है तब से पंचायतें भी सक्रिय हुई हैं और उनके द्वारा जनता तक जागरूकता भी पहुंच रही। बिल्कुल। और दूसरा जो स्तंभ है दीपशिखा मैम, वो है महिलाओं के बाद महिलाओं को पहला स्तंभ उन्होंने बताया। दूसरा स्तंभ भारत के किसान, हमारे अन्नदाता हैं। आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से किसानों को लेकर बीते 9 वर्षों में जिस तरह से कानून बने हैं और हम खासकर खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। 2023 का जो ये साल चल रहा है वो मोटे अनाज के तौर पर घोषित किया गया है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दूसरा स्तंभ हमारे फार्मर्स, हमारे किसान, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ये विकसित भारत के ये दूसरा स्तंभ है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा योगदान है और जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, कृषि क्षेत्र एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने उसे एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी के रूप में रखा है और ये जो यात्रा जैसे रोल आउट की गई है, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फार्मर्स तक उनका पहुंचना बहुत जरूरी है, उसमें सैचुरेशन होना बहुत जरूरी है। फसल बीमा योजना, बहुत सारी योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। फसल बीमा योजना है या बीज पर सब्सिडी है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो एक डेवलप्ड नेशन की जब हम बात करते हैं और तो अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको उस स्तर तक लेकर आने की बात है, तो ये सारी योजनाएं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये जो यात्रा शुरू की गई है, जिस तरह से जनधन के टाइम में अगर आपको याद होगा कि घर घर जाके उसको सैचुरेट किया गया था कि हर घर में एक बैंक में खाता होना जरूरी है, तो उसी तरह से ये किया जा रहा है ताकि हर जो योजना है वो किसानों तक पहुंचे, उसका फायदा उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा, ये उसका एक स्टेटस चेक हो जाए। और दूसरा चीज है कि जो फीडबैक आता है उस तरह से, क्योंकि हम एक प्रायोरिटी कृषि क्षेत्र को मान रहे हैं, एक बहुत बड़ी उनका योगदान जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है, तो एक उसके लिए क्या और किया जाना चाहिए और क्या मेजर्स और लेने चाहिए, ये एक फीडबैक भी आएगा इस यात्रा के तहत। तो इसीलिए उनको एक दूसरा पिलर के तौर पर रखा गया है। और चूंकि समय की कमी है, जो तीसरा स्तंभ है वो नौजवान युवा शक्ति, प्रधानमंत्री ने कहा, और चौथा स्तंभ भारत का जो मध्यम वर्ग है और साथ साथ गरीब। इन तमाम चारों स्तंभों के जरिए ही भारत, जो अभी एक विकासशील देश है, वो विकसित तौर पर एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये चारों स्तंभ का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया और इसलिए जो भी योजनाएं, परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट जो पंक्ति में आखिर में जो लोग खड़े हैं उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इस संकल्प यात्रा के जरिए इस बात का भी एनालिसिस किया जाएगा। सर, समय इतना ही है। अशोक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, और दीपशिखा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।